हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैटलिस्ट मेडिजी फाउंडेशन क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। आज के इस लेक्चर में, जो कि हमारा पहला लेक्चर है, हम बायोलॉजी को कवर करेंगे। और बायोलॉजी में जो हमारा पहला चैप्टर है, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियोज है वो टॉपिक वाइज होने वाली है। ठीक है, ये जो वीडियोज है वो कैसी होने वाली है, टॉपिक वाइज होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक को। उसके बाद में जो सेकंड टॉपिक होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये पूरा कोर्स आपके लिए आएगा, पूरे साल आपकी प्रिपरेशन करवाई जानी है। तो अगर आपके घर में या आपके दोस्तों में कोई 8, 9, 10th में पढ़ रहा है तो उसे कैटलिस्ट मेडिजी फाउंडेशन सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलिए। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या नाम है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल की डेफिनेशन को हम थोड़े और अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। व्हाट इज सेल, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज सेल, है ना। अगर हिंदी में बोले तो कोशिका क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं। तो सेल क्या होती है? द सेल इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में क्या पाई जाती है? सेल पाई जाती है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। तो अगर हम सेल की डिफिनेशन पे जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है आपको? सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। अब स्ट्रक्चरल यूनिट से आप क्या समझते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब ये हो गया कि ये क्या होती हैं? हमारी बॉडी की क्या होती हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे होती हैं? जैसे कि अगर आपका घर बना हो, ठीक है, मान लो आपका घर बना है, ठीक है, आपका एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा घर बना है। तो वो घर किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बना है। ठीक है, छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बना है। तो ये एक ब्रिक्स क्या हो गई? एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है। आप समझ रहे इस बात को? एक सिंगल ब्रिक जो है एक यूनिट की तरह काम करती है। इसी तरह अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं या मैं किसी प्लांट का एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये प्लांट है तो ये किससे मिलकर बना है? बहुत सारी छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है। या कोई एनिमल है तो वो किससे मिलकर बना है? मान लो ये एक एनिमल है तो ये किससे मिलकर बना होगा? ये भी बहुत सारी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल से मिलकर बना है। फंक्शनल यूनिट हम क्यों बोलते हैं सेल को? तो फंक्शनल यूनिट का मतलब ये हो गया कि अपनी, जैसे कि क्या है, लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए जो भी इसेंशियल चीजें हैं, जो भी एजेंशियल चीजें हैं वो सारी परफॉर्म करती है कौन? एक सिंगल सेल। ठीक है, तो पहली बात तो सेल को सेल के लिए हमें दो चीजें याद रखने की जरूरत है। फर्स्ट क्या है? ये पहली बात तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट
एग्जिस्टेंस शो करते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे सेल की सहायता नहीं लेने की जरूरत पड़ती है। आप ऐसा समझो कि वो अपनी मेटाबॉलिज्म खुद करेगी, अपनी ग्रोथ खुद करेगी, अपना डिवीजन खुद करेगी। आप समझ रहे हो इस बात को? जो भी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए बेसिक नीड है वो सारी खुद से कर लेगी, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में आपको ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जितने भी लाइफ के लिए इसेंशियल चीजें हैं उसको भी वो खुद ही परफॉर्म करती है। तो इसलिए सेल क्या है? हमारी पहली बात तो स्ट्रक्चरल यूनिट है, और उसके बाद में क्या है? फंक्शनल यूनिट है। क्लियर है आपको इतनी बात? ठीक है। उसके अलावा अगर एक चीज मैं आपको बताना चाहूं तो जो सेल होती है वो एक तरह से हेरिडिटरी यूनिट है। क्या है? हेरिडिटरी यूनिट। हेरिडिटरी यूनिट क्या होती है? हेरिडिटरी यूनिट। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर एक ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, एक ह्यूमन बींग्स है, तो वो कैसे बना? एक ह्यूमन बींग्स है तो कहीं ना कहीं उसका कोई फादर रहा होगा, उसका कोई फादर रहा होगा, और उसकी एक मदर होगी, उसकी एक मदर होगी। तो फादर से हमको क्या मिलेगा? फादर के पास स्पर्म सेल होता है, ठीक है, और मदर से क्या होता है? एग होता है। दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और फाइनली क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में फिर क्या होता है? माइटोसिस होता है। जाइगोट में माइटोसिस होता है, और उसके बाद में वो एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बना देता है। आप इस बात को समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये हो गई पहली जनरेशन, अगर हम इसको फर्स्ट जनरेशन मान ले, और ये हमारा सेकंड जनरेशन हो गया। तो जो ये स्पर्म और एग हैं, ये दोनों एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटरी यूनिट। जब कोई चीज एक जनरेशन, जब कोई मॉलिक्यूल या मटेरियल या फिर कोई सेल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटरी। क्लियर है आपको? उसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी ये हमको जानना है। ओके, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1665 में, है ना, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से, किससे? सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से, ठीक है, कॉर्क में, कॉर्क में जो सेल की डिस्कवरी की थी, किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी की थी। और ये जो सेल थी, इसके बारे में आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो सेल थी वो कैसी सेल थी? ये एक तरह की डेड सेल थी। कैसी थी? डेड सेल थी। क्लियर है आपको ये बात? उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है उनका? ANTONIE, एंटोनी वॉन, LEEUWENHOEK। इतना बड़ा नाम है इनका, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? 1664 में, ठीक है, 1674 में, कब? 1674 में इन्होंने लिविंग सेल को देखा, है ना। किसको देखा? लिविंग सेल को देखा। लिविंग सेल को देखा। कैसे देखा? क्योंकि इनके पास थोड़े एडवांस माइक्रोस्कोप थे। आप समझ रहे इस बात को? इनके पास क्या थे? थोड़े एडवांस टाइप के माइक्रोस्कोप थे। और इन्होंने जिन सेल को देखा उनमें क्या थे? पहली बात तो पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड वाटर में इन्होंने माइक्रोस्कोपिक एल्गी को देखा, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बैक्टीरिया की स्टडी की। किसकी स्टडी की? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अलावा इन्होंने किसकी स्टडी की? स्पर्म सेल को देखा था। किसको देखा था? स्पर्म सेल को देखा था। तो एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने इन सारी चीजों को देखा था। उसके बाद में हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है, एक बहुत प्यारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है उनका? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने
1831 में, कब? 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी डिस्कवरी की इन्होंने? न्यूक्लियस की खोज की, है ना, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की इन्होंने। क्लियर है आपको इस बात? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ओके, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। उसके बाद में एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1839 में, उनका नाम है परकिंजे। क्या नाम है उनका? PURKINJE, परकिंजे। इन्होंने 1839 में क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म, जो सबस्टेंस है सेल के अंदर, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नाम का सबस्टेंस होता है इनसाइड द सेल। कहां पे होता है? इनसाइड द सेल, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। इतनी बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, इन्होंने ये टर्म दिया था, आप ऐसे समझो, ही गिव्स टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझ लेने की जरूरत है। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? तो बेटा प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होता है? मान लो एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा? एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा जिसमें डीएनए होगा। उसके अलावा आप ऐसा मान लो कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ वाटरी सबस्टेंस फिल हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर और क्या पाया जाता है? जो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। और ये क्या हो जाएगा? इसका न्यूक्लियस। ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिला के क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है इतनी बात आपको? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे सेल थ्योरी को। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल